नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत में सबसे बड़े पहले एक रुख कर लेते हैं गोरखपुर की खबर का, जहां पोखर में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे पानी में खेल रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। दोनों बच्चे सगे भाई थे। परिवार में हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है। बांसगांव थाना क्षेत्र के धसकी में ये हादसा हुआ। सगे भाई थे दोनों ही बच्चे और दोनों ही बच्चों की डूबने से मौत हो गई। 2 बच्चों की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बांसगांव थाना क्षेत्र के धसकी का ये मामला है। रामगोपाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रामगोपाल, किस तरह से हुआ था यह हादसा? क्योंकि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है तो ताल पोखरे जो है वो भर गए थे। तो गांव के बच्चे घूमने निकल रहे थे, वहीं खेल रहे थे। बांसगांव के धसकी गांव का मामला है, बांसगांव थाना क्षेत्र के। वहां पे ये खेल रहे थे, खेलते खेलते वो बगल में एक बड़ा सा गड्ढा था, तालाब था, उसमें चले गए और उसी में डूबने के बाद इन दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद वहां पे कोहराम मच गया। हालांकि जो वहां पे प्रशासनिक अधिकारी थे वो अमले में वो पहुंच गए हैं और उसके बाद अब बॉडी को वहां से रिकवर कर परिवारजनों को दे दिया गया है। साथ ही अब ये विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से कुछ आर्थिक रूप से परिवारजनों को मदद की जाए और किस तरीके से इन लोगों को कुछ रुपए पैसे दिया जाए। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं राजीव गांधी फाउंडेशन पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आरोप, चीन के दूतावास से चंदा लेने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। 90 लाख रुपए की डोनेशन लेने का आरोप है। दस्तावेज जारी करके भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया है राजीव गांधी फाउंडेशन पर कि चीन के दूतावास से 90 लाख रुपए बतौर डोनेशन ली गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित मालवीय ने यह ट्वीट किया। राजीव गांधी फाउंडेशन के 2006-2007 के आयकर रिटर्न से पता चलता है कि भारत में मौजूद चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए का चंदा मिला था। तो और दोनों के बीच समझौता तो और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। ये अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय और उन्होंने ये आरोप लगाया है, राजीव गांधी फाउंडेशन पर बड़ा आरोप लगाया है। तो चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए की डोनेशन का जो मिली थी राजीव गांधी फाउंडेशन को, वो उसके साल 2006-2007 के इनकम टैक्स रिटर्न से पता चलती है और उससे ये जो सच सामने आया है वो चौंका देने वाला है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के 2006-2007 के आयकर रिटर्न से पता चलता है कि भारत में मौजूद चीनी हेडक्वार्टर से 90 लाख रुपए का चंदा फाउंडेशन को मिला था। तो और दोनों के बीच समझौता तो और भी ज्यादा चौंका सकता है, क्योंकि गांधी परिवार के ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए चीन ने पूरी यात्रा प्रायोजित की थी। तो बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने ये बड़ा आरोप राजीव गांधी फाउंडेशन पर लगाया है। वहीं लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। उनके साथ ही दर्जनों कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन कर रहे थे। तो अजय कुमार लल्लू जो हाल ही में जेल से छूटकर आए हैं, उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है और यहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर, तेल के बढ़े हुए दामों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिसमें बढ़ चढ़कर अजय कुमार लल्लू यहां पर दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। और हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के नीचे ये प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया, जिसके बाद अजय कुमार लल्लू को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है। उधर जालौन में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाकर विरोध जताया, साथ ही महंगाई कम नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। लगातार कांग्रेस हमलावर है और कार्यकर्ता जगह जगह सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप जालौन की देख रहे हैं। साइकिल पर सवार है कांग्रेस यहां पर, यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, ये दिखाने के लिए कि तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में अब साइकिल पर ही जनता को सवार होना पड़ेगा।
वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में साइकिल चलाकर प्रोटेस्ट किया। राजभर अपने घर से साइकिल लेकर विधानसभा के लिए निकले थे। रास्ते में पुलिस ने राजभर को रोक दिया, जिसके विरोध में राजभर अपनी पार्टी के विधायकों के साथ बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। देखिए, सरकार के इशारे पर आज यही हमारे दरवाजे पर ही पुलिस बैरिकेडिंग करके रोक दिया। हमारी देश के हित में, जनता के हित में जो आज डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है, 19 दिन में 73 साल में इतना पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा। आज नेपाल के पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए, चीन का देख लीजिए, पाकिस्तान जिसकी दुहाई देते हैं बार बार, पाकिस्तान में भारत से रेट 15 रुपया कम है डीजल का और 15 रुपया पेट्रोल का, लेकिन यहाँ रोज बढ़ रहा है पेट्रोल और डीजल का दाम। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित तौर पर हर दिन बढ़ती कीमत के बाद अब डीजल की कीमत पहली बार पेट्रोल से भी ज्यादा हो गई है। ये हर तरह से काफी चिंता की बात है। सरकार इस पर प्रभावी नियंत्रण करे, ये बीएसपी की मांग है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर ट्रांसपोर्टर्स भी विरोध में उतर आए हैं। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक ऑपरेटर्स ने प्रोटेस्ट किया। इस दौरान उन्होंने ट्रक को रस्सी बांधकर खींचा। पिछले 19 दिन में डीजल के दाम में 10 रुपए 63 पैसे का इजाफा हुआ है, जिससे ट्रक ऑपरेटर्स गुस्से में हैं। डीजल पिछले 10 दिन में 10 रुपये लीटर महंगा कर दिया गवर्नमेंट ने। तो वैसे भी हम लोग लॉकडाउन में 2 महीने से लॉकडाउन में सबको सैलरी दी, तनख्वाह दी। आगे 10 दिन में 10 रुपये लीटर डीजल महंगा कर दिया है, उसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। गवर्नमेंट ने कोई भी छूट नहीं दी अभी तक, कोई भी छूट नहीं दी है। ये सब कागजी दिखावा करते हैं, 20 लाख करोड़ दिया, ये 10 लाख करोड़ दिया, अभी तक कुछ भी नहीं दिया। तेल के कुएं में भीषण आग लगी है और मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे आग बुझने की जगह और भड़क रही है। तस्वीरें असम के तिनसुकिया जिले की है, जहां भागजन में तेल के कुएं में आग लगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये असम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर तेल के कुएं में भीषण आग लग गई। असम के तिनसुकिया की ये घटना है, जहां पर आग की लपटें आप साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी आग इतनी भयानक यहाँ लगी हुई थी कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद भी आग की लपटें शांत नहीं हुई। वहीं इमरजेंसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज से ठीक 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। तो इमरजेंसी के 45 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे मौके पर यह ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और इसी मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि एक परिवार के सत्ता के लालच में इमरजेंसी लगी थी। कांग्रेस में अब भी इमरजेंसी वाली मानसिकता है। लाखों लोगों की कोशिशों से ही जाकर इमरजेंसी हटी थी। तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यह ट्वीट किया है, कांग्रेस पर निशाना भी साधा। वहीं आपातकाल को याद करते हुए सीएम योगी भी हमलावर नजर आए। ट्वीट किया, इसमें उन्होंने लिखा कि आज भारत के इतिहास का सबसे काला दिन है। एक परिवार की राजनीतिक लिप्सा ने 1975 में आज के दिन ही लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोट आपातकाल थोपकर मां भारती को बेड़ियों में जकड़ दिया था। महामानवों को नमन, जिनके बलिदान ने लोकतंत्र की पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर मां भारती को गौरव भूषित किया। तो एक परिवार ने थोपा था आपातकाल, ये कहते हुए सीएम योगी ने ये ट्वीट किया है। आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस ट्वीट को देख सकते हैं। और सीएम योगी ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि एक परिवार की राजनीतिक लिप्सा ने 1975 में आज के दिन ही लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोट आपातकाल थोपा और मां भारती को बेड़ियों में जकड़ दिया था। बढ़ते हैं आगे। वहीं बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के बेटे हर्षवर्धन की कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद खुद गोविंदा मौके पर पहुंचे और चश्मदीदों से बात की। लोगों ने बताया कि गलतफहमी की वजह से ये हादसा हुआ।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोविंदा यहाँ पर बात करते हुए तमाम प्रत्यक्षदर्शियों से भी, और उनके बेटे की कार का एक्सीडेंट हुआ था। लोगों ने बताया कि गलतफहमी के चलते यह हादसा हुआ। तेज होता देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। योगी सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। कल होने जा रहे मेगा इवेंट में सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहकर सीएम योगी का हौसला बढ़ाएंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में हैं और अब एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बनाकर यूपी पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रहा है। रिकॉर्ड होगा एक साथ एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का। 26 जून को इसे लेकर एक बड़ा आयोजन रखा गया है, जिसमें खुद पीएम मोदी भी मौजूद रहकर सीएम योगी की हौसला अफजाई करेंगे। एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला यूपी पहला और इकलौता राज्य होगा। सीएम योगी खुद इस योजना की हर रोज समीक्षा कर रहे हैं। राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में श्रमिक कामगारों की वापसी के साथ ही हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार का जो संकल्प लिया गया था वो पूरा हो गया है। विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई, जिसके नाते से आज उत्तर प्रदेश 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने वाला देश का इकलौता और पहला राज्य बना है। निश्चित रूप से संकल्प से सिद्धि जो एक थॉट है भारतीय जनता पार्टी की, उसको चरितार्थ रूप से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शित किया है। प्रदेश सरकार के पास 36 लाख प्रवासी कामगार का पूरा डेटा बैंक मैपिंग के साथ तैयार है। योगी सरकार इन कामगारों को एमएसएमई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा और मनरेगा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़ भी चुकी है। अब ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। योगी सरकार एक के बाद एक लगातार अपने वादों को पूरा कर रही है। पहले मनरेगा के जरिए लाखों श्रमिकों को रोजगार दिया और अब मेगा शो के जरिए एक साथ करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सरकार की मंशा साफ है कि हर हाथ को काम और हर घर को रोजगार देना है। वहीं कोरोना के चलते सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। 1 जुलाई से ये एग्जाम होने थे और 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। बता दें आपको कि कोर्ट में ये याचिका पेरेंट्स की तरफ से लगाई गई थी कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऐसे माहौल में परीक्षाएं कराना सही नहीं है, और सरकार की तरफ से भी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो माहौल है वो अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। 3 राज्य पहले से ही अपने राज्यों में परीक्षा करवाने के लिए इनकार कर चुके हैं। कई स्कूलों को भी कोविड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, आज क्या कुछ हुआ अदालत की कार्यवाही में और अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा? साफ तौर से आज इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान साफ तौर से सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को जो अपना फैसला लिया है उसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि इस पूरे मामले में जो 12वीं की परीक्षा है 1 से 15 जुलाई को जो होनी है, उस परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और ये कहा है कि जो बच्चों ने जो मार्क्स, जो असेसमेंट के आधार पर उन्हें जो मार्क्स मिले हैं उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन इस बीच जो परीक्षा है वो परीक्षा नहीं होगी। इसी के आधार पर आईसीएसई बोर्ड ने भी अपनी परीक्षा को रद्द कर दिया है और ये कहा है कि अभी आने वाले दिनों में परीक्षा नहीं होगी। कुछ परिजन थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दाखिल करके ये कहा था कि लगभग 1 से 15 जुलाई तक परीक्षा होनी है। 15,000 से ज्यादा सेंटर्स हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड संक्रमण से बचने के लिए अभी फिलहाल कोई एहतियात नहीं लिया गया है। कोई नियम परिजनों को यह जानकारी नहीं दी गई है, जिसके बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से ये सवाल पूछा था। हालांकि सीबीएसई ने फिलहाल तत्काल प्रभाव से परीक्षा को रद्द कर दिया है और ये कहा है कि अगर माहौल आगे ठीक होता है
तो परीक्षाएं की जाएंगी, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कहा है कि जो नया अधिसूचना है जिसमें से परीक्षा छात्रों बिल्कुल जुलाई के 1 से 15 तारीख तक परीक्षाएं होनी थी, वो फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।